नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई को लेकर पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है, उसी क्रम में हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उसका जो अध्यक्ष था वो सरदार स्वर्ण सिंह थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से एक समिति का गठन किया गया था 1976 में। और ये इसलिए किया गया था जिससे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए किया गया था इस समिति का गठन। ठीक है दोस्तों, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए को क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों के लिए जोड़ा गया था। ठीक है, तो 1976 में ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, ये इसलिए किया गया था जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की आवश्यकता पर सिफारिश की थी और बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश की गई थी। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करते थे, लेकिन बाद में संशोधन करके अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, 1976 किससे पहले आपकी कहानी पता होनी चाहिए कि 1975 में आपातकाल लगा हुआ था। 1975 में आपातकाल आपको पता होना चाहिए। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी दोस्तों, और जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 से 1977 तक 2 साल तक कहीं ना कहीं क्या लगी थी? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1977 में जब सरकार आती है तो पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है गठबंधन की, जिसके प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, मोरारजी देसाई, क्योंकि जनता इनसे असंतुष्ट हो गई थी, असंतोष फैल गया था इंदिरा गांधी को लेकर। और जब 2 साल बाद राष्ट्रीय आपातकाल हटता है और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को बुरी तरीके से हार मिलती है और उनके पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आती है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई थी, तो आप बताएंगे 1977 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केंद्र में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मतलब आपको इसमें बताना है कौन सा वक्तव्य सही है। पहला, आगे बोला जा रहा है सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य संबोधित के लिए कुछ निर्देश हैं। बिल्कुल सत्य बात है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति का इनका काम ही समाज एवं कल्याण के लिए कार्य करना। ये नीति निर्देशक सिद्धांत में बात कही गई। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये न्यायालय में बिल्कुल भी परिवर्तनीय नहीं है। ये वाला गलत हो जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 51 ए के तहत, ठीक है, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो कि टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपसे ये बोला गया है इनमें से कौन नहीं है? तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, बिल्कुल सत्य बात है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, मतलब सॉरी, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है ये आपको बताना। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो सही। वोट करने का कर्तव्य ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। करों का भुगतान करने का कर्तव्य ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों अगर हम देखें हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। ठीक है, देखो संविधान ने तुम्हें क्या प्रदान किया है? तो संविधान ने तुम्हें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, वो तुम्हारा हक है एक तरीके से, वो तुम्हें क्या दिए? मौलिक कर्तव्य। लेकिन तुम देश के नागरिक होने के नाते तुम्हारा भी तो कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है, तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं, जो कि पालन करना या उन्हें मानना आपके लिए एक तरीके से क्या है? बाध्य है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थिति राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में
विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित हैं, राज्य को प्रयास करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय, आपसे बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा विधि बाध्यता संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के प्रोत्साहन देने में, ये बात सही लग रही है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि परमाणु को निस्त्रीकरण पहले से हमला नहीं नीति का प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परमाणु निस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति का प्रोत्साहन देने की बात की गई है, ये बिल्कुल बात नहीं। तो ए, जहाँ तक ए भी सही है, क्योंकि इसने ही बोला अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि समझौता और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ए और बी को लेकर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है भारतीय निदेशक भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय भाग अध्याय या भाग 4 में निहित है। मतलब आपको ये बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने आपको ये कल ही बताया था शायद, कल वाली वीडियो में, कि भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और ये 36 से लेकर कहाँ तक आते हैं, 51 तक आते हैं। 36 से लेकर 51 तक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की भाग 4 का विवरण दिया है, भाग 4 में विवरण दिया है, किसका दिया है, तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत का। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन्हें स्वर्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था, इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो मूल सॉरी दोस्तों, जो मूल कर्तव्य है वो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, जिसे आज हम क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, सोवियत संघ का मतलब होता था USSR, ठीक है, जिसका विघटन 1990 या 91 में माना जाता है। ठीक है, ये 15 गणराज्यों से मिलाकर बना हुआ था। 15 था कि 50, 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, ठीक है, और एक और इसमें जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित। मैंने थोड़ा आपको बताया था ना कि जब शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी तो 10 थे, लेकिन उसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 66वें संविधान संशोधन 66वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को लेकर के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित, मतलब शिक्षा देना, फ्री शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है। USSR का मतलब होता है पूर्व सोवियत, मतलब सोवियत संघ, जो कोई आज वर्तमान में से रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो न्याय किसको सूचित करने के लिए 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि की सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, और इसके अलावा वो आय अवसरों की असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करेगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। 3 प्रकार के न्याय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो राष्ट्र मतलब ज़्यादातर सदस्यों की जो नियुक्ति है, सभी बड़े पदों की जो नियुक्ति है, ज़्यादातर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो तुक्का भी भारत के आप राष्ट्रपति लगाना है। ठीक है, अधिकांश पदों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और भारत के संविधान 338 के इस आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किससे है, तो 300 अनुच्छेद आर्टिकल 338 इससे क्या है, संबंधित है।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है और जो आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आर्थिक मामलों की स्थिति पर मंत्रिमंडल का समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन समन्वय करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नवनिर्वाचित लोकसभा सॉरी दोस्तों, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए नियुक्त कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब जैसे मान के चलो 545 सदस्यों का जब चुनाव होता है तो 545 सदस्यों का सॉरी जब 545 सदस्यों का चुनाव होता है तो जब ये लोग 545 सदस्य सांसद बन के आ जाते हैं, जब ये सदस्य बन के आ जाते हैं तो इनके बीच में एक अध्यक्ष, लोकसभा जैसे स्पीकर कहते हैं, लोकसभा स्पीकर चुनना होता है। लेकिन जब पहले ही दिन की बात की जाती है नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, जब पहले ही दिन तो लोकसभा स्पीकर ये चुन नहीं लेते हैं, तो उस समय एक प्रो टेम स्पीकर चुना जाता है जो कि कुछ समय के लिए होता है। और ये प्रोटेम स्पीकर फिर क्या करता है, स्थायी तौर पर लोकसभा स्पीकर को चुनता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर चुनने को उनको भी शपथ दिलाने के लिए कहीं ना कोई तो होना चाहिए, तो प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है जो कि स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने तक सदन की कार्रवाई क्या करता है, संचालित करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सभी लोग मिलकर और एक है ना लोकसभा स्पीकर को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा लोकसभा की प्रथम बैठक की क्या करना, अध्यक्षता करना। तो इसी को हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो ऐसे कौन नियुक्त करता है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो नियुक्त करता है वह भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। तो प्रोटेम स्पीकर मतलब सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा और इसका जो काम होगा वो जो नए सदस्य आए हैं, क्योंकि पहले ही दिन स्थायी तौर पर लोकसभा अध्यक्ष तो बन नहीं जाएगा और लोकसभा जो अध्यक्ष बनता है वो भी इन्हीं सदस्यों से बनता है, ये जो चुनकर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर पहले दिन उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो उन्हें शपथ दिलाने के लिए फिर नए सदस्यों को शपथ दिलाना कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो कि लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी करता है। और ऐसे कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है। तो दोस्तों, महान्यायवादी की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई पदावधि नहीं होती और इसमें कोई भी फिक्स नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस आर्टिकल है ये, अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत भारत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह महान्यायवादी पद पर क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। 88 के अनुसार वे संसद की कार्रवाई में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार वे संसद की कार्रवाई पर क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो ये दो आर्टिकल याद रखना है, ये अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है जो कि राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है, और 88 के अनुसार ये संसद की कार्रवाई पर क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1921 की आगे बोला जा रहा है कि 1921 के केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने की किस समिति ने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि 1921 में किस समिति ने प्रस्ताव रखा था। तो ये जो रखा गया था एकवर्थ समिति ने। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि किस समिति ने प्रस्ताव रखा था। तो आपके सामने एकवर्थ समिति ने, विवेक देवराव समिति ने और एसपी गांगुली समिति ने। ठीक है, किसने रखा था, एसपी गांगुली समिति ने या फिर आपसे सुरेश तेंदुलकर समिति ने। दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एकवर्थ समिति हो जाएगा जो कि 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग रखने की लिए किस समिति ने, तो एकवर्थ समिति ने क्या किया था, इसका प्रस्ताव पेश किया था। इस समिति का गठन 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था और 1924 में जब रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
सामान्य बजट के साथ रेल बजट को फिर से मिला दिया गया। ठीक है, 21 सितंबर को 2016, शायद इस समय अरुण जेटली थे। 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट को रेल बजट से फिर से मिला दिया गया। तो पहले 1921 में से अलग किया गया और 2016 में फिर से हिला दिया गया, और अब एक ही साथ है ना इस बजट को दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गणपूर्ति मतलब कोरम को पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 100 के अनुसार, आर्टिकल अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद किसी भी सदन की बैठक गठन पूरी करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या का कितना हिस्सा होना चाहिए? 10वां हिस्सा। तो अगर 245 हैं तो इस तरह लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? 50 सदस्य। इसका 10वां हिस्सा होना चाहिए कुल मिलाकर। ये आर्टिकल 100 में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद की किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितना हिस्सा होना चाहिए? 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप किसी भी सदन का गठन करना चाह रहे हैं या गठन करने के लिए, तो वो जो गणपूर्ति होती है, जो कोरम होती है कि कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, तो वो कम से कम उसका 10वां हिस्सा तो उपस्थित होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न सांसदों के बीच एक कड़ी है। आपसे ये पूछा गया है। तो भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो भारत की संसद की विश्व और विभिन्न संसदों के बीच में क्या होती है? एक कड़ी। मतलब वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष, मतलब कुल मिलाकर लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, और भारतीय संसदीय समूह की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में संविधान सभा 16 अगस्त 1948 में पारित एक प्रस्ताव के तहत हुई थी। संविधान 1949 में 16 अगस्त 1948 में पारित एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। पदेन जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष होता है। इस समय जो है वो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, इस समय जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय मंत्रिपरिषद के सर्वनाम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय मंत्रिपरिषद के जो सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय मंत्रिपरिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और ये एक वैधानिक इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? वैधानिक निकाय है, जिसे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, अब लेकिन अगर हम देखें तो मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, दमन और पांडिचेरी, ये क्षेत्रीय परिषद में क्या किए गए हैं? इन्हें शामिल किया गया है। तो 6 हैं, 6 कार्य कर रहे हैं, 6 राज्य कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं क्षेत्रीय परिषद को लेकर। तो चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पांडिचेरी, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, भारत के महान न्यायवादी पराश्रमिक पराश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत के महान्यायवादी का पराश्रमिक करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया जाता है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, मतलब कानूनी अधिकारी होता है, और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ध्यान रखना, ये जो उनका पराश्रमिक का निर्धारण, पराश्रमिक मतलब क्या क्या कार्य करेगा, कैसे क्या, तो इसका जो निर्धारण करने का अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो
पहली जो बैठक थी वो किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये शायद 1976 में दोस्त 1971 में आयोजित की गई थी पहली बार। कब की गई थी? 1971 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 165 के तहत। किसके तहत? 165 के तहत। जैसे 76 के तहत महान्यायवादी, उसी राज्य में अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता होता है, जो कि राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? ये आपको बताना है। देखो, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये शामिल होते हैं। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी शामिल होते हैं। केवल राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, ये भी बात सही है। लेकिन संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य, ये बात गलत है। कौन शामिल होते हैं मतलब? अरे यार, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। आपसे ये बोला जा रहा है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी बात बिल्कुल और लोकसभा की सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य, मतलब कुल मिलाकर अगर डी पे आओ तो वही बात पूरी लिखी है जो चारों ऑप्शन में। तो अगर हम देखें यहाँ पर डी में कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। और अनुच्छेद 63 के अनुसार, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है और इसमें सभी सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन होता है? भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि भारत का सर्वोच्च जो कानूनी अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 से 78 तक की इनकी बात की गई है और उनके बारे में सब कुछ बताया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि ज़्यादातर नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री लोकसभा बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। आपसे पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और ये संसद के प्रति जवाबदेही होता ही है। ठीक है, ध्यान रखना। और संसद जनता के प्रति, मतलब प्रधानमंत्री जनता के प्रति भी जवाबदेही होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रकलन होगा और इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य। और इसका जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था। ध्यान रखना कि प्रकलन समिति का जो गठन था वो जॉन मथाई द्वारा किया गया था, जॉन मथाई की सिफारिश पे। ये भी पूछा गया है कई बार, जॉन मथाई की सिफारिश पे किया गया था। कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 25 सदस्य होते हैं। और कब किया गया था? तो 1950 में। अगले क्वेश्चन में, 17वें आम चुनाव 2019 लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो उसमें भैया 78 महिलाएं क्या हुई थी? निर्वाचित हुई थी। और पूर्ण बहुमत मिला था बीजेपी को यहाँ पर 2019 में। और आपको पता होना चाहिए 303 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने। कितनी सीटें? 303 सीटें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सरकार की संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, संसदीय स्वरूप में जाना जाता है उत्तरदायी शासन के तौर पर। क्योंकि संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें कार्यपालक शक्तियां एक मंत्रिमंडल निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडल भी सरकार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गणपति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित उपस्थित होना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टिकल 100 के अनुसार
जो गणपति पूरा करने के लिए जो होता है वो कुल सीटों का कितना हिस्सा होना चाहिए, 10वां हिस्सा होना चाहिए। गणपति कह रहा हूँ, गणपूर्ति को पूरा करने के लिए, कोरम को पूरा करने के लिए 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो 545 सीटों का 10वां हिस्सा निकालोगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहा जाता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आर्टिकल है वो 148 है। 148 के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए उसे हम क्या करते हैं, मान्यता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।